बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 5 ऐसे शेंगन कंट्रीज़ का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जिनकी वीज़ा रेशो इन दिनों अच्छी है, यानी कि आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, यानी इन दिनों में इनकी वीज़ा रेशो अच्छी है 2024 के अंदर। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो फिर इन्हीं 4-5 कंट्रीज का जिनका जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, इधर ही का वीज़ा अप्लाई करिएगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में शेंगन वीज़ा रेशो, रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है। और उसकी क्या वजूहत हैं वो मैं आगे चल के बता रहा हूँ, क्योंकि जिसका भी वीज़ा रिजेक्ट होता है वो मुझसे रब्ता करता है, कहता है वकार भाई मेरा केस तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरा बैंक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो वो कितना अच्छा बैंक स्टेटमेंट था, क्या तरीकाकार है, लोगों के इतने ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, वो मैं आपको कुछ वजूहत बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने जहन में रखें कि आजकल पाकिस्तान में हर गली, हर नुक्कड़, दुबई के अंदर हर गली, हर नुक्कड़ पे आपको वहां पे कंसल्टेंट और एजेंट के नाम से बहुत सारे शख्स नजर आएंगे। अब जो पॉइंट मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, आप ये सोचें कि 98 के अंदर मैं नीदरलैंड्स आया था, 26वां साल मुझे शुरू हो गया है, और मैं यहाँ पर आने के बाद नहीं गया। मैं पाकिस्तान गया अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए, बाद में आ गया। मैं यहाँ का नेशनल हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरी फैमिली यहाँ रह रही है, बाल सेटल, सब कुछ मेरा यहीं पर मौजूद है। मैं आने के बाद, यानी कहने का मकसद ये कि मैं नहीं गया। अब आप दूसरे ये सोचें कि जो कंसल्टेंट गली नुक्कड़ों में जो वीज़े लगवा रहे हैं, अगर इनके वीज़े लग जाते तो ये भी यकीनन भी यूरोप में आते और यहाँ आने के बाद नहीं जाते। अब क्योंकि ये यहाँ नहीं आ सके, इनके अपने वीज़े मोस्टली रिजेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये आप लोगों को बता रहे होते हैं, वो सब बाग दिखा रहे होते हैं कि इधर का वीज़ा अप्लाई कर लें, हमसे अप्लाई कर लें। अब पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा ना, वो कहते हैं वो फलां कंसल्टेंट जो है वो 30,000 रुपये में फ़ाइल बनवा रहा है, वो 50,000 में बना रहा है, कोई 40,000 में बना रहा है। ये फ़ाइलें बन रही हैं। अब फ़ाइल बना लेना, लोग समझ रहे हैं ये कोई रॉकेट साइंस है। भाई मैं आपको अपनी पिछली काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि फ़ाइल किस तरह बनाई जाती है। आज फ्री में दोबारा बता रहा हूँ आपको। फ़ाइल बनानी है फ्रेंड, किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाइए, 35 mm बाई 45 mm की पिक्चर खिंचवाइए, वाइट बैकग्राउंड के साथ एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जहां से आपने अपॉइंटमेंट निकाली है, उसको एक अच्छे अंदाज में फिलअप कर लीजिए, अपनी तमाम डिटेल्स दीजिए। इसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इतनी सैलरी स्लिप लगाइए, एनओसी लगाइए कंपनी की तरफ, और इसके साथ आप अपनी एक जो ट्रेवल इंश्योरेंस है 30,000 यूरो की, वो लगाइए, एयरलाइन के टिकट की रिजर्वेशन लगाइए, और इसके साथ आप अपनी होटल की बुकिंग लगाइए। ये कुछ बुनियादी चीज़ें ये लगाइए। बैंक स्टेटमेंट लगाइए जिसके अंदर आपके 10 से 15 लाख रुपए शो हो रहे हो, ये लगाइए। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाइए। बाकी जो चीज़ें ना, ये एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये ट्रेवल इंश्योरेंस और टिकट की कन्फर्म, ये सब बन जाती हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सही है। तो कंसल्टेंट ज़्यादातर यही चीज़ें दिखा के ना लोगों को लूट रहे देंगे, नहीं ये नहीं करना, कहीं ये चीज़ें लगाइए। और जहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट है, वीएफएस ग्लोबल में या बीएलएस में, जेरी में, कहीं भी ये डॉक्यूमेंट उस डेट को जाके जमा करवाइए। 24 से 25 हज़ार रुपए शेंगन स्टेट की वीजे की फीस है, ये आप जमा करवाइए। लेकिन इसका जो जवाब है वो ये है कि 99.99% लोगों के वीजे रिजेक्ट होते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से 20,000 और 25,000 रुपए के वीजे की फाइल बना के, 30,000 और 40,000 रुपए की फाइल बना के आपके वीजे लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। अब ये जो कंसल्टेंट है ये करते हैं, ये आप इनके पास जाएं, ये घंटे 2 घंटे बताएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट निकलवा लेंगे, फिर आपको ये 1-2 घंटे में आपको डॉक्यूमेंट भेजिए। ये मैं चीजें बता रहा हूँ, ये डेली बेसिस पे मेरी बहुत से लोगों से बात होती है। अभी मैं आपको एक और मजे का वाक्य सुनाने जा रहा हूँ, वो भी सुन लो ताकि आपको जो नहीं नुकसान से बच जाए। और फिर जो बताने जा रहा हूँ ना जिन कंट्री में, वही अप्लाई कीजिएगा। वो तरीका भी बता दूँ किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो इस तरीके से भाई ये लोगों के वीजे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब जिनकी जो चीजें, आपके जो कंसल्टेंट बैठे इनमें से 90% कंसल्टेंट वो है जो खुद कभी शेंगन स्टेट में, कनाडा में, अमेरिका में नहीं आए, लेकिन आपके वीजे अप्लाई करें। हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग आए भी हैं, कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, हर एक की बात नहीं हो रही, लेकिन मोस्टली बता रहा हूँ। अब इनके अगर आप मुझसे बोले अपना पासपोर्ट खोल के दिखाएं कि भाई आप मेरे नीदरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, मेरे जर्मनी का अप्लाई कर रहे हैं, फ्रांस का, कनाडा का, आप खुद तो दिखा दें कि भाई आप इन कंट्रीज में गए या नहीं गए। तो वो आपको अपना कभी भी पासपोर्ट नहीं दिखाएंगे। और अगर दिखाएंगे ना, तो उनमें से बताऊं ट्रेवल हिस्ट्री क्या निकलेगी। या तो वो गए होंगे मैक्सिमम तुर्की, सऊदीया गए होंगे, यूएई गए होंगे, थाईलैंड, मलेशिया गए होंगे, और उनके कुछ वीजे भी रिजेक्ट होंगे जब आप जिसका जिक्र नहीं करेंगे। अब तो भाई जो खुद सोचे, अकल की बात, जो समझने वाली बात है कि जो शख्स खुद कहीं नहीं जा सका, वो आपका वीजा किस तरीके से प्रोसेस करेगा। ये हो गई पहली चीज जो मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त वाकया सुनाने जा रहा हूँ। अभी मेरे एक क्लाइंट है, उनको मैंने नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए भेजा था।
तो वहाँ पे उनकी एक साहब से मुलाकात, बता रहे वो कूते वूते पहने होते, बड़ी अच्छे अंदाज में आते। जब मेरी उनसे बात आई तो उनको अच्छे उर्दू में बात भी करने नहीं आ रही थी, तो वो पंजाबी में बात कर रहे थे। बोले अब जो मेरे क्लाइंट है उनको भी पंजाबी आती थी, तो उन्होंने तो पूछा भाई कहाँ का वीज़ा अप्लाई करना है, करने के लिए आया, तो उसने बोला ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो उसको सही तरीके से ऑस्ट्रिया बोलने भी नहीं आ रहा, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया बोला था। जब उसने उनके डॉक्यूमेंट देखे तो उस पर ऑस्ट्रिया लिखा था, तो वो समझ गया कि भाई साहब ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करना है। जो मैंने जिन क्लाइंट का जिक्र कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, बल्कि मेरे दोस्तों और भाइयों की तरह, तो इससे कभी गपशप भी होती रहती थी। उन्होंने मुझे ये पूरा वाकया डिटेल से सुनाया। फिर बताने लगे, जब उस बंदे की फाइल देखी तो उसने मुझसे पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारी ये तुमने किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाए। तो बोले भाई डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद नहीं बनाए, ये तो मेरे कंसल्टेंट साहब ने बना के दिए। तो मतलब कंसल्टेंट ने कितने की दी? 35 लाख रुपए की कंसल्टेंट से डील हुई थी। 35 लाख रुपए दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये तकरीबन आप अगर आप यूरो में काउंट कर लें, तकरीबन 11,000 11,500 यूरो बनते हैं। कंसल्टेंट ने उससे डील करी, 2 लाख रुपए कंसल्टेंट ने ले लिए, और उसने बोला भाई अगर मेरा वीजा नहीं लगा तो फिर क्या होगा। तो उसने बोला भाई ये 2 लाख रुपए जो नहीं मैंने ले लिए, बाकी के 33,000 रुपए नहीं है वो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं समझ देंगे। अब वो बंदा निहायत ही सीधा साधा था। जब मेरे जो क्लाइंट है, क्योंकि उनकी तो मैंने अच्छी तमाम तो तैयारी करके भेजी थी उनको, जब उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट देखे तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक सीधा साधा था बैंक स्टेटमेंट लगा हुआ था, एफआरसी लगी हुई थी, उसके अलावा जो है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगी हुई है, पासपोर्ट की कॉपी लगी है, इंश्योरेंस टिकट विकेट लगा के उनको भेज दिया। कभी भी वीजा नहीं लगेगा। और वीजा कहाँ का अप्लाई करेंगे? तो ऑस्ट्रिया का। भाई ऑस्ट्रिया का वीजे के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया का वीजा तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें। 99.99 आजकल ऑस्ट्रिया की वीजे की रिजेक्शन चल रही है। कभी भी ऑस्ट्रिया का वीजा अप्लाई नहीं करें। अब ये लोग ऑस्ट्रिया का वीजा क्यों अप्लाई करते हैं भाई? वो इसलिए अप्लाई करते थे क्योंकि कहीं और की अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। आजकल शेंगन स्टेट के जितने भी कंट्रीज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मतलब वीजा अप्लाई करने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वो मिल ही नहीं रही है। तो हम भी, हमारे जो अपने क्लाइंट्स हैं, 2-2 3-3 महीने तक क्लाइंट को वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ता है, फिर कहीं जाके हम अपॉइंटमेंट निकालने में कामयाब होते हैं। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, और फिर जब नहीं मिलती है तो यही फिर ऑस्ट्रिया टाइप के जो ममालिक है, यहाँ पे लोग वीजा अप्लाई करवा देते हैं, इस तरीके से वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आपने फ्रेंड, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को लूटने से बचाइए। अब प्रोफाइल आपका अच्छा है, प्रोफाइल अच्छे से बनाइए कि अच्छी सैलरी हो, 20-25 हज़ार रुपए, क्योंकि कंसल्टेंटों के पास जाते हैं ना, उनको इससे कुछ भी लेना नहीं, कि आपकी सैलरी, अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए है तो उस पर भी वीजा अप्लाई कर देंगे। उनको टैक्स रिटर्न के बारे में नहीं पता कि टैक्स रिटर्न को किस तरीके से चेक करना होता है, केस की लीगल जुरिस्डिक्शन क्या है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वो आपकी बस फाइल बना के, कवरिंग लेटर बना, उन्होंने जो चीजें मैंने आपको बताएंगे लगा के दे देते हैं, जाके आप जमा करवा दिए, फाइल बन गई। इस तरीके से फाइल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, केस को उसकी लीगल जुरिस्डिक्शन में रह के प्रोसीड करना होता है। कोशिश करें खुद अप्लाई करें, और अगर नहीं करें ना तो किसी ऐसे कंसल्टेंट से या एजेंट से अप्लाई करवाइए जो खुद अच्छे इन मामला को समझता हो। सेक्शन अंडर सेक्शन, लीगल जुरिस्डिक्शन, तमाम तर लीगल एक्सपर्ट हो इनको, तो उससे अप्लाई करवाइए। खुद भी कभी इन जगहों पे जा चुका हो तो उससे रब्ता कीजिए। मैं ये नहीं करूँगा मुझसे रब्ता कीजिए, मुझसे करवाइए, खुद अप्लाई कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पता हो कि आप कर क्या रहेंगे। इधर उधर आपको आता जाता कुछ भी नहीं है, लोगों से वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, पैसे ज़ाया हो जाते हैं, फिर बता रहे होते मेरी तो बहुत बहुत अच्छी वीज़ा, और फिर उस कंसल्टेंट को गालियाँ बक रहे होते हैं, उस एजेंट को गालियाँ बक रहे होते हैं, यार उसने मेरी फाइल अच्छी नहीं बनाई थी। तो भाई ये तो चीज़ है, आपकी फाइल में कुछ था ही नहीं, कुछ होगा तो वो अच्छी बनाएगा ना। तो ये ज़्यादा लोगों के साथ है। और अगर खुदा ना खास्ता, मतलब खुदा ना खास्ता इसलिए अगर उसके किसी तरीके से गुड लक की बेस पर बंदे का वीजा लग गया, तो फिर कंसल्टेंट की और उस एजेंट की बहुत वाह हो रही थी, भाई इसने मेरा वीजा लगा दिया, बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें आपके, भाई देखें, अपने पैसे, मेरे पैसे तो नहीं है, आपके अपने पैसे हैं। आप एजेंट को खिलाएं, आप कंसल्टेंट को खिलाएं, खुद अप्लाई करें, कचरे के डिब्बे में डालें। ये आपके पैसे हैं, आपके अपने ही पैसे बचाने की बात करो। अब जिन एम्बेसीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, आपने वीजा अप्लाई करना है अच्छे प्रोफाइल के साथ, आपकी सैलरी 80-90 हज़ार रुपए से ज्यादा आ रही है, तब आपके पास टैक्स रिटर्न मौजूद हो, और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो फिर आपके पास 2 साल का टैक्स रिटर्न हो, अच्छा बैंक स्टेटमेंट हो, यानी कि 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में अगर आप कारोबार कर रहे हैं, और अगर प्राइवेट, अगर आप कोई जॉब आप कर रहे हैं तो फिर 10 से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो, आपके पर्सनल अकाउंट में। अब जिन एम्बेसी का जिक्र कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं जिक्र कर रहा हूँ फ्रांस की एम्बेसी। यहाँ की अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, यहाँ का वीजा अप्लाई कीजिए। इसके बाद मैं जिक्र कर रहा हूँ जर्मनी का, जर्मनी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो फिर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई कर लीजिए, वहाँ की भी वीजा अच्छे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अगर अपॉइंटमेंट मिल रही है इटली की, तो इटली का अप्लाई कर लीजिए, उनकी भी, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ महीनों पहले अपनी अपॉइंटमेंट्स खोली है, तो वहाँ की भी वीज़ा रेशो अच्छी है। इसके अलावा स्पेन है, स्पेन की भी आजकल वीज़ा रेशो अच्छी है। अभी पिछले साल तो बहुत ही बुरी चली थी, लेकिन अब इनकी स्पेन की भी जो वीज़ा रेशो है वो भी अच्छी चली है। एक कंट्री और मैं बता रहा हूँ कि जिसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो है रोमानिया का, क्योंकि रोमानिया शेंगन स्टेट में आ चुका है,
तो यहाँ की भी वीज़ा रेशो जो लोग अब अप्लाई कर रहे हैं, और हमने भी कुछ लोग अप्लाई किए हैं, तो उनकी भी वीज़ा रेशो अच्छी है रोमानिया वालों की। तो फ्रेंड ये कुछ कंट्रीज जो मैंने आपको बताया ना, इधर अप्लाई कीजिए। फ्रेंड ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए, और अपने भाई के चैनल कभी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।